So, hi everyone, welcome back to Power IAS. My name is Rupesh. Hope you guys are doing well. So, you can see behind me, this is officially the second lecture of Polity, जो आपकी लक्ष्मीकांत सीरीज चल रही है, उसका ये दूसरा सेशन है। मैंने आप सबको बताया है कुछ दिनों के अंदर मैं आपका पूरा पूरा पॉलिटी कवर अप कराऊंगा, प्रीसाइजली 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी। मैंने आपको बताया हुआ 25 क्लासेस में हम पॉलिटी को रैप अप करेंगे। अच्छा, ये सीरीज को पढ़ने का, कवर अप करने का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि आपको पता है लक्ष्मीकांत एक बहुत ही बल्कि सी किताब है। बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, आर्टिकल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि यूपीएससी या यूपीएससी वर्टिकल के जितने एग्जाम्स है या फिर स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स है ना, वो पॉलिटी में ना कुछ प्रिसाइज थीम्स के अराउंड घूमते हैं, राइट। जैसे थीम्स बता दूं अगर मैं, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1919, फंडामेंटल राइट में बताऊं तो आर्टिकल 32, राइट। अगर मैं आपको पार्लियामेंट बताऊं तो स्पीकर का इलेक्शन। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट से थीम्स है जहां पे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स बार बार उसके अराउंड में घूमते रहते हैं। तो प्रीसाइजली इस पर्टिकुलर सीरीज में हम क्या करेंगे, 25 दिन के अंदर में अपनी पूरी पूरी पॉलिटी को कवर अप करेंगे, राइट। हमने स्टार्ट किया सबसे पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका ये है पार्ट 2, राइट। यानी कि ऑफिशियली दिस इज द सेकंड डे ऑफ 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी। आई थिंक दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हिंदी और इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस विल बी यूज्ड हियर, एंड आई सिंसियरली वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जितने भी एस्पिरेंट इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, प्लीज मेक श्योर एवरी वन ऑफ यू आर कमिंग अप विद अ पेन एंड अ पेज, ताकि यहाँ पे आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट सा फैक्ट लगता है उसको नोट डाउन करना। बाकी ये सारा का सारा कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यू कैन आल्सो सर्च दैट यूपीएससी बाय रुपेश, राइट। सो दिस इज दैट टेलीग्राम चैनल। अगर आप चाहते हैं इसको आप एक बार सर्च कर सकते हैं, यूपीएससी बाय रुपेश, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ ऑल दिस इज गोइंग टू बी देयर। चलो, तो हमारा जो आज इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, राइट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मैं सारे एस्पिरेंट को बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपकी हिस्ट्री और आपकी पॉलिटी दोनों आकर के एक साथ मिलती है। मतलब ये एक साथ एक जगह कॉन्फ्लुएंस पे आती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि पॉलिटी जो आज के टाइम पीरियड में आप देख रहे हो, इसको डेवलप होने में काफी साल लगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 2023, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853, ये 5 तो मेजर एक्ट हमने पिछली क्लास में कवर अप किया था। अभी आज हम देखेंगे कुछ एक्ट, फॉर एग्जांपल 1858 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 92 का एक्ट, 1909, 1919 एंड 1935, 5 से 6 आज इंपॉर्टेंट एक्ट्स को कवर अप करेंगे। इसके बाद से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। इसके बाद से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब याद हो जाएंगे आपको। अच्छा, एक चीज और, ये पर्टिकुलर चैप्टर में ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 1773 से लेकर के 1857 तक इसको बोलते हैं पार्ट 1, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने पॉलिटिकल चेंजेस हुए उनका नेचर कुछ और है। क्या नेचर है वो भी बताता हूं। ये जितने भी यहाँ पे एक्ट्स आए ना, ये सब के सब सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के। कौन से टेंडेंसी के? सेंट्रलाइजिंग। सेंट्रलाइजिंग मतलब होता है केंद्रीकरण। मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे हैं कि पूरे के पूरे देश में जितना भी स्टेट है, जो भी सिस्टम चल रहा है, उन सभी के पास हम एनर्जी लेकर के अपने पास में सेंट्रलाइज कर ले। मतलब हमारे पास में जितने भी प्रोविंस है, बॉम्बे है, मद्रास है, बंगाल है, वो सारे जगह से पावर लेकर के बस बंगाल को दे दे, बंगाल ही सर्वो सर्वा हो जाए और पूरे देश को बंगाल रूल करे। रीजन भी है क्योंकि बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, ब्रिटिशर्स ने अपने आप को बंगाल में स्टैब्लिश कर लिया। बंगाल एक ऐसा जगह है जहां पर रिसोर्स बहुत ज्यादा था, मेजर नदियां बह रही हैं, फर्टाइल एरिया है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर का, बहुत ज्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप हो रहा है, पोर्ट से, वहां से समुद्री रास्ते से विदेश में सामान जा रहा है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर रीजंस बंगाल को इन्होंने अपने आप कहीं ना कहीं एक पावर सेंटर बना दिया, प्रिसाइजली कलकत्ता को पावर सेंटर बना दिया। दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हुआ क्या? तो इस पर्टिकुलर टाइम पे 1773 से लेकर के 1857 तक ब्रिटिशर्स की टेंडेंसी थी कि हमें पूरे के पूरे पावर को ना सेंट्रलाइज करना है, केंद्रीकरण, पूरा पावर क्या करना है? सेंट्रलाइज करना है। लेकिन 1857 में कुछ ऐसा हुआ कि अंग्रेजों की ये पूरी पॉलिसी चेंज हो गई। अच्छे से सुनो, स्टोरी के फॉर्म में सुना रहा हूं, इसके बाद कहीं कुछ नहीं पढ़ना है, पूरी लक्ष्मीकांत आपकी याद हो जाएगी, ठीक है। 1857 में कुछ ऐसा होता है कि ब्रिटिशर्स की सेंट्रलाइज वाली पॉलिसी चेंज हो जाती है। क्या होता है सर? 1857 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है। क्या होता है? 1857 में एक रिवोल्ट होता है, इसको हम बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको हम बोलेंगे 1857 की क्रांति, ठीक है। क्यों रिवोल्ट होता है? तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स थे। अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊं तो 1857 वाला जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में इंडियंस को ये चीज रियलाइज हो चुका था कि ब्रिटिशर्स उनको मिसयूज कर रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण पूरे पूरे इंडियंस ने अलग अलग जगहों से रिवोल्ट किया है, राइट। जैसे आप देखो, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई दिखाई देंगी, कानपुर से आपको तात्या तोप दिखाई देंगे, बिहार से जगदीशपुर से आपको कुंवर सिंह दिखाई देंगे, राइट। आपको लखनऊ से बेगम हजरत महल दिखाई देंगे। ये मतलब आपका हिस्ट्री का टॉपिक है। बट ऑल आई वांट टू से इज दैट कि वो रिवोल्ट इतना बड़ा हुआ कि ब्रिटिशर्स का एकदम दिमाग घूम गया। उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा रिवोल्ट हो सकता है।
तो 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिशर्स ने एक बहुत बड़ा चेंज किया, बहुत बड़ा बदलाव लाए। पता है वो बदलाव क्या था? उन्होंने सबसे बड़ा बदलाव ये लाए कि यार ये जो हम लोग सेंट्रलाइजिंग वाला जो टेंडेंसी लेकर के चल रहे हैं कि सारा पावर एक जगह सेंट्रलाइज कर लो, इसके नुकसान है। इसके नुकसान ये है कि हमें लोगों के बारे में पता ही नहीं चल रहा कि इंडियंस को क्या डिसकंटेंट है, भारतीयों के सामने क्या समस्या आ रही है। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियंस, वी हैव जस्ट सेंट्रलाइज्ड द कंप्लीट पावर। हमने पूरी शक्ति को एक जगह केंद्रीकरण कर लिया, हमें भारतीयों की समस्या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार में किस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए सर? वी शुड चेंज द पॉलिसी। और 1857 के आगे 1858 से लेकर के जितने भी आगे एक्ट्स बनेंगे, इसमें हम करेंगे अपने आप को डिसेंट्रलाइज। क्या करेंगे? डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है सर, इसके बाद जितने भी कानून बनेंगे, जितने भी अधिनियम बनेंगे, जितने भी एक्ट्स बनेंगे, रूल्स बनेंगे, जो भी कुछ रेगुलेशन बनेगा, उसमें हम इंडियंस को भी इंक्लूड करेंगे। वाई वी वॉन्ट टू इंक्लूड इंडियंस? क्यों करें भारतीयों को इसमें इंक्लूड? इसलिए इंक्लूड करेंगे ताकि हमें पता चले कि भारतीयों के मन में क्या चल रहा है। क्या वो 1857 की क्रांति की जैसे एक और क्रांति तो नहीं प्लान कर रहे? मतलब इज इट ओके विद द इंडियंस दैट दे आर अंडर आवर रूल? ऐसा तो नहीं है कि दे आर प्लानिंग फॉर सम अदर रिवोल्ट लाइक रिवोल्ट ऑफ 1857। दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू द ब्रिटिशर्स। तो आपको पता चलेगा 1857 की क्रांति एक बहुत मेजर सा इवेंट है। इसके बाद से इनकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन एक अलग रूप ले लेती है, इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाता है और बहुत सारे एक्ट्स बनाए जाते हैं। मैं आपको जितने इंपॉर्टेंट एक्ट्स है क्लास में पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स नहीं होंगे उनको आपको बोल दूंगा कि एक बार आप देख लेना। बाकी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नहीं दिया तो इसको ध्यान में रख लेना। यूपीएससी बाय रुपेश इज द टेलीग्राम, इस पे आप जुड़ जाना और इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको इसका पूरा का पूरा पीपीटी मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने से पढ़ सकते हो। दैट इज मोर देन इनफ। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। अब देखो कुछ मेजर चेंजेस 1857 की क्रांति के बाद में जो एक्ट बनता है, इसका एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। राइट, क्या नाम है इसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं अंग्रेज। क्या बोलते हैं? दे आल्सो कॉल दिस एज गुड गवर्नेंस एक्ट। राइट, अब देखो इसको गुड गवर्नेंस एक्ट कहने का पर्पस क्या है? सर गुड गवर्नेंस एक्ट कहने का पर्पस ये है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स ये दिखा रहे थे कि दे आर एक्चुअली कैपेबल ऑफ गवर्निंग इंडिया इन ए वेरी नाइस वे। भारत को बहुत ही अच्छे तरीके से वो गवर्न कर सकते बाय दिस गुड गवर्नेंस एक्ट। इस गुड गवर्नेंस एक्ट के द्वारा अंग्रेज जो है भारत को बहुत अच्छे तरीके से गवर्न कर सकते हैं। दिस वाज बेसिकली द प्रिंसिपल, द पॉलिसी दैट द ब्रिटिशर्स वर फॉलोइंग। तो इस एक्ट में वो क्या करते हैं? सबसे पहले तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जो पहले इंडिया को रूल कर रही थी, राइट, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था भारत में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वही भारत में आई थी, जो काफी साल से इंडिया को रूल कर रही थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से क्या स्टार्ट होता है? सर क्राउन रूल स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? सर क्राउन रूल स्टार्ट होता है। क्राउन रूल का मतलब क्या है? अब इंडिया पे इंग्लैंड रूल कर रहा है, अब इंडिया पे महारानी का शासन आ चुका है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रूल नहीं रहा इंडिया पे। नाउ इंडिया इज गवर्न्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, नाउ इंडिया इज अंडर द क्राउन रूल, एज सिंपल एज पॉसिबल। सबसे बड़ा चेंज। दूसरा क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा? आपको पता चलेगा, राइट, अब मैं एक एक करके इसको रीड करते हुए समझाता हूं ताकि आपके लिए भी एक सिस्टमैटिक वे से समझ में आए कहानी। सबसे पहले क्या बोल रहा है? क्राउन रूल इन इंडिया मतलब क्या है? इट वाज टू बी गवर्न्ड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, यानी क्वीन विक्टोरिया। यानी कि अब जो इंडिया है वो हर मैजेस्टी यानी कि विक्टोरिया जो क्वीन है उनके नाम पे इंडिया को गवर्न किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। आगे क्या दिया हुआ है? अब जो आपके गवर्नर जनरल थे, याद करो पिछले क्लास में बताया था, गवर्नर ऑफ बंगाल becomes the governor general of Bengal and then from that position he becomes the governor general of India। अब जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इनको हटा करके एक नया पोस्ट आ गया, इसका नाम है वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। अब आप आगे हिस्ट्री में भी देखोगे, लॉर्ड इरविन वॉइसरॉय, राइट, लॉर्ड लिटन एंड लॉर्ड ऑफ पीपल जो भी आपको सामने आते हुए दिखाई देंगे, सब के सब कौन होंगे? दे ऑल विल बी द वॉइसरॉयज। ये सब के सब वॉइसरॉय होंगे। अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा के क्या बना दिया गया? वॉइसरॉय बना दिया गया। अच्छा, वॉइसरॉय जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि भारत में कोई भी कानून बन रहा है, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और अगर वो वॉइसरॉय ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का डिसीजन है। मतलब जो ब्रिटिशर्स चाह रहे हैं, जो क्राउन, जो महारानी चाह रही है इंग्लैंड में कि भारत में कुछ ऐसा हो, तो वो चीज कौन करवाएगा? वॉइसरॉय कराएंगे। वॉइसरॉय ऑफ इंडिया में सोल रिप्रेजेंटेटिव है भारत के, राइट। और सबसे पहले वॉइसरॉय कौन थे? क्वेश्चन आता है सर, लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। एक चीज हमेशा याद रखेंगे सारे एस्पिरेंट, आप यूपीएससी वर्टिकल के, स्टेट पीसीएस के जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमेशा कभी भी कुछ भी पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट के साथ में ऐसे फैक्ट्स को इंटीग्रेट करते हुए चलना है। अगर हमने अपने कॉन्सेप्ट्स में फैक्ट्स को इंटीग्रेट कर लिया है, दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, ट्रस्ट में आई कैन गिव यू इन रिटर्न, आप सारे क्वेश्चन सही करके आओगे।
और इन क्लासेस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। वी आर कवरिंग एवरीथिंग टुगेदर। सो ऑल आई जस्ट वांट इज कि जो भी फैक्ट दिया उसको अच्छे से समझो, ठीक है। सबसे पहले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। क्या बनते हैं सर? ये सबसे पहले आपके फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनते हैं। अच्छा आगे देखो, एबोलिशन ऑफ डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? याद करो मैंने आपको बताया था पिट्स इंडिया एक्ट, वहां से ना डबल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया था। डबल गवर्नमेंट मतलब क्या? आपको दिख रहा होता कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। डबल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा था पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में, वो डबल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पे खत्म हो गया। अब वो डबल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा किसका शासन आ गया? नाउ इज द टाइम व्हेन द क्राउन रूल केम टू पिक्चर। क्या आ गया? क्राउन रूल पिक्चर पे आता हुआ नजर आता है, राइट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और क्राउन रूल क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑल ऑफ अस नोज दैट कि क्राउन रूल आने का रीजन क्या है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में होते हुए जितने भी एरियाज में रिवोल्ट थे उनको क्रश कर दिए थे, एज सिंपल एज पॉसिबल। चलो अच्छा, एक नया ऑफिस बनाया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यानी कि आप समझो कि दो तरीके से ऑफिस बनाए गए। एक ऑफिस बना था वाइसरॉय ऑफ इंडिया का, गवर्नर जनरल को हटा करके क्या बनाया गया? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब एक दूसरा ऑफिस बनता है, इसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पता है कौन है? ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर है। ब्रिटिश, देखो यहाँ पे लिखा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर है, या फिर आप कह सकते हो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर है, ठीक है। और इसको बनाया क्यों गया था? तो टू कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अंग्रेज भारत के प्रशासन पे पूर्ण रूप से अपना कंट्रोल जमा सके, उसके लिए एक पद बनाया गया, उसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वॉइसरॉय का क्या काम है सर? वॉइसरॉय कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन बाकी चीजें मैनेज कर रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत में भारत की सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ले रहा है। इंडिया में अगर सपोज करो फ्लड आ गया, लोग कैपेबल नहीं है कि वो पेमेंट नहीं कर सकते, तो वॉइसरॉय इस तरीके से सिस्टम चलाएगा कि लोग पेमेंट ना भी करें तो कोई बात नहीं, मतलब वॉइसरॉय अपने हिसाब से रेगुलेट कर रहा है। लेकिन जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब है, ये पूर्ण रूप से ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर है, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो चाह रहा है और अगर वो उसको इंडिया में इंप्लीमेंट कराना चाह रहा है तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा कराएगा। तो जैसे आप देखते हो ना कि आज के टाइम में हमारे पास में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, दो एग्जीक्यूटिव है हमारे आज के डेमोक्रेटिक सेटअप में, वैसे यहाँ भी दो एग्जीक्यूटिव थे अंग्रेजों के, एक थे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एक थे आपके वॉइसरॉय। पॉलिटिकल डिसीजंस में वॉइसरॉय ज्यादा इन्वॉल्व होते थे। आप देख लो महात्मा गांधी के भी, आगे आप देखोगे पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि महात्मा गांधी का वॉइसरॉय के साथ में ज्यादा कन्वर्सेशन होता था रेदर देन दैट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मोर इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वाला इशू, प्रशासन को देखना। तो अब भारत में जो भी एक्ट आएगा दो लोगों की मदद से आएगा। किसके किसके मदद से आएगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड दी वॉइसरॉय। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ तो एग्जांपल भी बता दे रहा हूं, आपने सुना होगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और नहीं सुना तो आज की क्लास में पढ़ाऊंगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। हमेशा याद रखना, ऐसे कोई भी रिफॉर्म आते हैं तो सबसे पहला नाम जो होता है ये होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। मतलब उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? मॉर्ले थे, और मिंटो साहब थे उस वक्त के वॉइसरॉय। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चेम्सफोर्ड आपके वॉइसरॉय। ऐसे बहुत सारे आपको नाम दिखाई देंगे, विल कवर एवरीथिंग आउट देयर, ठीक है। इस तरीके से चीजें बनना शुरू हो जाती है। और क्या क्या चेंज आता है? तो देखो सबसे पहला एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनता है, मतलब 15 मेंबर का एक काउंसिल बनता है भारत में, जिसका काम क्या है? टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि आपके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब है उनको मदद करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स का एक काउंसिल बनता है, ठीक है। एडवाइजरी इन नेचर था। एडवाइजरी मतलब वो काउंसिल कहीं ना कहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब को एडवाइस देगा कि सर आपको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, हम ये एक्ट करना चाहिए, मतलब इट इज जस्ट एडवाइजरी इन नेचर काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा लीगल पर्सनालिटी। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काउंसिल है ना, वाज मेड अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कुड स्यू एंड कुड बी स्यूड बोथ इन इंडिया एंड इंग्लैंड। मतलब क्या है? ये जो बॉडी बनाई गई है ये इतनी पावरफुल है कि ये कहीं भी लीगल रूप से किसी के ऊपर में डिसीजंस ले सकती है, खासकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो ये लीगल बॉडी है। मतलब आप ये समझ जाओ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जो काउंसिल है ना, ये काउंसिल का पता है काम क्या है? ये इनका काम है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करना किसी भी काम पे। अब ये जो काउंसिल है बहुत ही पावरफुल बॉडी है, ये लीगल अफेयर्स को भी देख रही है, मतलब कुछ लॉ से रिलेटेड चीज आ रहा है वो भी ये देख सकते हैं, इनको इतना पावरफुल बना दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दिस एक्ट मेनली रिकंस्ट्रक्टेड ब्रिटिश कंट्रोल फ्रॉम लंदन विदाउट अल्टरिंग मच ऑफ एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन इंडिया। मतलब वही बात है, इस एक्ट के द्वारा कहीं ना कहीं भारत को ब्रिटिशर्स के द्वारा लंदन से ज्यादातर रेगुलेट करना शुरू कर दिया गया। मतलब ब्रिटिशर्स अब भारत को अपने हिसाब से रेगुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इंडिया का जो स्ट्रक्चर है इससे बहुत बदलाव नहीं करते, लेकिन हाँ भारत को अब रेगुलेट कहां से करा जा रहा है? तो इंग्लैंड से किया जा रहा है, ठीक है। तो 1858 का जो एक्ट है
एक मेजर टर्निंग पॉइंट है, स्पेशली इंडियन हिस्ट्री में, स्पेशली इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में, स्पेशली हमारे एक्ट्स के एक्ट मतलब हिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद से आपको एक दूसरा एक्ट दिखाई देगा 1861, बहुत सिंपल एक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स को अच्छे से देखना है, एक बार इसको थोरो रीड करो। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब क्या है, द वॉइसरे कुड नॉमिनेट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर इन हिज एक्सपेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। वॉइसरे के पास में आपको पहले ही बता चुका था, जो आपके मतलब पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इस बार आपके वॉइसरे दिखाई देंगे। तो वॉइसरे के पास में ना एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कौन सी काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है सर लॉ मेकिंग। मतलब वॉइसरे के पास में जो काउंसिल है, इसका काम है कानून बनाना। क्या काम है इसका, इसका काम है सर कानून बनाना, मतलब ये लॉ मेकिंग का काम करती है। तो अब वॉइसरे के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस की संख्या बढ़ाई जा रही है। देखो क्या लिखा हुआ है, इंडियंस को हम नॉमिनेट कर रहे हैं, मतलब जो आपके वॉइसरे साहब है वो अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ा रहे हैं, तो उसमें इंडियंस की संख्या को इंक्रीज कर रहे हैं। व्हाई इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंडियंस, because they have understood that the kind of problem that emerged during the revolt of 1857 must not repeat again। रीजन क्लियर है कि सर 1857 में जिस प्रकार की समस्या दुविधा हमारे सामने आई, कि हमारे सामने क्या होता है सर, 1857 के रिवोल्ट में हमने देखा कि पूरे भारतीयों ने रिवोल्ट कर दिया, तो कहीं भारतीय फिर से हमसे रिवोल्ट ना करे, तो कुछ ना कुछ एक दो तीन चार अपने अपने मन अनुसार, अगर कोई लगता है ना कि ये भारतीय हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, ये आम इंसान आम भारतीयों से ज्यादा ये हमें फेवर करेगा, तो एक काम करो इसी को इंडियंस का रिप्रेजेंटेटिव बना दो। तो भारतीयों को भी लगेगा कि देखो एक तो भारतीय वहां बैठा ही हुआ है, भले वो ये जो भारतीय जिसको आपने नॉमिनेट किया है वो इंडियंस के अपोजिट स्टैंड ले रहा है, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, बट फिर भी उनके सामने एक इंडियन बैठ चुका है, फॉर्मल रूप से एक इंसान इंडियन दिखाई दे रहा है, तो वो बेचारे कभी भी कोई भी रिवोल्ट नहीं करेंगे, मतलब उनको हम सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए इंडियंस की संख्या बढ़ाई जा रही है, यानी कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, यही बात है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। यही बात मैंने आपको बताया, मैंने आपको पिछले एक्ट में बताया था कि बॉम्बे और मद्रास इनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज को बंद कर दिया गया था, राइट। एक ही एरिया के पास अब लेजिस्लेटिव पावर था, वो था बंगाल के पास, उस चीज को वापस रिवर्स किया गया। अब क्या किया गया, बॉम्बे और जो आपका मद्रास प्रेसिडेंसी है इनको वापस से लेजिस्लेटिव पावर क्या किया गया, रीस्टोर किया गया, इनका रीस्टोर कर दिया गया। यानी कि अब बॉम्बे में मद्रास में कोई भी समस्या है तो बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो लॉ मेकिंग असेंबली है, वो कानून बना सकती है, कानून डिस्कस कर सकती है, यानी कि अब उनका भी लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेशन बढ़ गया। ये क्यों किया जा रहा है, व्हाई दिस स्टेप्स आर टेकन, सर ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम कहीं ना कहीं इंडियंस को दिखा सके कि हम आपको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि 1857 जैसी क्रांति फिर से ना हो। बिकॉज 1857 क्रांति, 1857 रिवोल्ट हैड अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन ब्रिटिशर्स, दैट शुड नॉट रिपीट, दैट इज द पर्पस, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे नए नए लेजिस्लेटिव काउंसिल, फॉर एग्जांपल बंगाल में, पंजाब में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग काउंसिल्स बनाना शुरू कर दिए गए, ठीक है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपसे 1861 का एक्ट पूछा जाएगा तो ये पूछा जाता है हमेशा, पोर्टफोलियो सिस्टम रिकॉग्निशन। मतलब क्या है, जैसे आज के टाइम पीरियड में अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, हर मिनिस्टर के पास में कोई ना कोई डिपार्टमेंट है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर के पास में इन्वायरमेंट का डिपार्टमेंट है, किसी के पास में कोई डिपार्टमेंट है, वैसे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ना अलग अलग इंसान को अलग अलग पोर्टफोलियो दे दिया गया, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया, राइट। अब यहाँ पे आप देखो क्या बोला गया, वॉइसरे काउंसिल मेंबर वर पुट इन चार्ज ऑफ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स, मतलब अब वॉइसरे के जो काउंसिल में लोग थे ना उनको अलग अलग डिपार्टमेंट देना शुरू कर दिया गया, ठीक है। आप हेल्थ वाली चीजों को देखोगे, आप लॉ एंड ऑर्डर देखोगे, मतलब कहीं ना कहीं जैसे आज मिनिस्टर्स को अलग अलग मिनिस्ट्री मिलती है ना, वैसे वो मिनिस्ट्री यानी कि वो पोर्टफोलियो यहाँ से शुरू होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट देना हमने शुरू कर दिया। तो पोर्टफोलियो सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, 1861 के एक्ट में अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है तो पूछता है पोर्टफोलियो सिस्टम पे क्वेश्चन आता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कौन से एक्ट से होती है, आंसर इज 1861 का एक्ट, एज सिंपल एज पॉसिबल। क्लियर ऑन दिस, बस इसको देख लो, बाकी कुछ भी नहीं है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, हाँ इनके पास में ऑर्डिनेंस कानून बनाने की शक्ति आ चुकी थी, कुछ भी नहीं है। अब देखो 1892 का एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, ठीक है, एक बेसिक सा एक्ट है, मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। क्या बोल रही है एक्ट, इसमें भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, मतलब भारतीयों की संख्या को बढ़ाई जा रही है, राइट। क्यों ना भारतीयों का संख्या बढ़ाया जा रहा है, रीजन इज वेरी क्लियर, सर भारतीयों की संख्या को हम बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इंडियंस को ये फील होगा कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए हैं वहां पे, यानी कि इंडियंस रिवोल्ट नहीं करे, 1857 वाला इशू फिर से रिपीट ना हो। दूसरा आप देखो लेजिस्लेटिव पावर में आपको पता चलेगा, द पावर टू डिस्कस द बजट, राइट, बजट डिस्कस करने का पावर दे दिया गया, लेकिन बजट पे डिसीजन लेने के लिए पावर नहीं था, बस बजट को डिस्कस करने का पावर इनको दे दिया गया था। नेक्स्ट है सर नॉमिनेटेड एंड लिमिटेड इलेक्टोरल प्रोसेस, मतलब क्या है,
यहाँ पे नॉमिनेटेड लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है और इलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम लोगों के द्वारा इलेक्शन कराया जा रहा है, लिमिटेड इलेक्टोरल प्रोसेस। बहुत डिटेल में नहीं देखना, बस थोड़ा मोड़ा देख करके आगे बढ़ सकते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट है, अब आपको 3 एक्ट्स लगातार पढ़ने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1909, 1919, 1935। ये 3 एक्ट्स को ना थोड़े अच्छे से देखो, राइट, दीज 3 एक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या बता रहा है, देखो इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको 1909 कहते हैं और इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, मैं आपको जो बता रहा था। तो हमेशा याद रखना, अगर 2 लोगों के नाम से कोई रिफॉर्म बना है तो पहला नाम किसका होगा, ये होगा सर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, और दूसरा नाम किसका होगा सर, ये होगा आपके वॉइसरे का। तो इस चीज को ध्यान में रखना, अगर आपको बोला जा रहा है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, तो मिंटो मींस वॉइसरे एंड मॉर्ले मींस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्योंकि 2 एग्जीक्यूटिव है बस। अब ये एक्ट जो बनाया गया, इसने कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल के नंबर को बहुत बढ़ा दिया गया, इंडियंस का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। कितना से कितना बढ़ा दिया सर, 16 से 60 कर दिया। अभी याद कैसे करेंगे, ये बहुत इजी है, आप कभी किसी को बोलो 16 तो उसको 60 सुनाई दे सकता है, क्योंकि आप देखो 16 एंड 60 बोथ आर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, एक जैसे शब्द है, एक जैसे सुनने में लगते हैं। 16 और 60, 16 और 60 इसमें डिफरेंस हो सकता है, बट 16 और 60 में डिफरेंस उतना कुछ खास नहीं दिखाई देता है। तो आप इसको याद रख लेना इस तरीके से कि 16 से 60 कर दिया गया। क्या बढ़ा दिया गया सर, इसमें इंडियंस की संख्या लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ा दी गई, यानी कि इंडियंस का डिसीजन मेकिंग में से बढ़ा दिया गया। दूसरा, आपका जो ऑफिशियल वर्सेस नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, मतलब नॉन ऑफिशियल लोगों की भी संख्या बढ़ाई दी गई है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इनहैंस लेजिस्लेटिव फंक्शंस। कहने का मतलब क्या है कि अब आपके पास कानून बनाते टाइम आपके पास में ज्यादा पावर्स आ गए। कैसे पावर्स आ गए, तो जो मेंबर्स है ना, वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये क्यों हम इस कानून को बना रहे हैं, किस तरीके से फायदेमंद है और ये कैसे अच्छा हो सकता है। नाउ लॉ मेकिंग कैन बी मोर फैक्चुअल, मोर लॉजिकल इन नेचर। पहले ये पावर नहीं था, लेकिन अब ये पावर आ गया आपके पास में डिस्कशन करने का। दूसरा, मूव रेजोल्यूशन ऑन दी बजट। बजट से रिलेटेड चीजों पे आप रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, क्योंकि बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है और पहले बजट का पावर नहीं था, तो अब बजट से की हल्की 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 पावर देना इन्होंने शुरू कर दिया। दीज आर सम वेरी 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 बेसिक थिंग ऑफ 1909 का एक्ट। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, पहले ये देखो, एसोसिएट ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब क्या है, इंडियंस को वॉइसरे के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बना दिया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहीं ना कहीं आप ऐसे मान जाओ जैसे आज के टाइम पीरियड में आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स मतलब जो आपके प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही खास मंत्री होते हैं, दे आर द कैबिनेट मिनिस्टर्स। वैसे उस टाइम पीरियड में ना वॉइसरे का अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, बहुत ही खास लोग होते थे जो वॉइसरे के डिसीजन को ग्राउंड पे एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट करते थे। अब इसमें सबसे पहले इंडियंस, उनका नाम याद रखेंगे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, राइट। इनको ही वाज द फर्स्ट अपॉइंटेड टू बी द वॉइसरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ लॉ मेंबर, मतलब वॉइसरे के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनको लॉ मेंबर के रूप से अपॉइंट किया जाता है। किसको अपॉइंट किया गया सर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को अपॉइंट किया गया। So Satyendra Prasad Sinha has been appointed as the law member of Viceroy's Executive Council as simple as possible. Is that clear to all of you? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। इस कॉन्सेप्ट को समझो। देखो सपोज करो एक एरिया है, ठीक है, अब इस पर्टिकुलर एरिया में लेट अस सपोज दैट, ठीक है, इस एरिया में सर 80 हिंदू हैं और 20 मुस्लिम हैं, ठीक है। अब ये दूसरा एरिया है, इस एरिया में सर आपको दिखाई देगा 40 हिंदू हैं और 60 मुस्लिम हैं। अब कह दिया गया कि जिन भी एरियाज में मुस्लिम की मेजोरिटी हो, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दो। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि अब यहां से कोई भी इंसान इलेक्शन में खड़ा होगा तो उसको पता है वोट कौन देगा। पहली बात तो यहाँ पे इलेक्शन में खड़ा होगा जो वो मुस्लिम होगा, राइट, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात चल रही है, क्योंकि 60 लोग मुस्लिम है। और दूसरा, इनको जो वोट देंगे ना, वो भी मुस्लिम लोग ही वोट देंगे। कौन वोट देगा, मुस्लिम वोट देगा। तो सपोज करो अगर इस जगह को हमने सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया तो इस जगह पे सिर्फ 60 मुस्लिम, इन्हीं के पास वोटिंग राइट है, हिंदुओं के पास वोटिंग राइट नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये हुआ कि उसी कम्युनिटी के इंसान को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, उसी कम्युनिटी के इंसान को लोग वोट करेंगे और सिर्फ उसी के कम्युनिटी के लोग वोट करेंगे। यहाँ पे अगर आपने मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया तो इस मुस्लिम को वोट करने वाले लोग भी सिर्फ मुस्लिम ही हैं। और वो कितने हैं सर, वो 60 मुस्लिम है। तो ये 40 हिंदू का क्या हो गया, क्या इनके पास में पावर नहीं है, नहीं है, ये वोट नहीं कर सकते। तो क्या होगा, ये 40 हिंदू हो सकता है यहां भाग करके आ जाए, बोले कि हमें अपनी जगह पे जाने दो जहां पे हिंदुओं की मेजोरिटी है, और हो सकता है कि ये 20 मुस्लिम यहां भाग के चले जाए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट के कारण क्या हो रहा है, आप देख सकते हो डिविजन्स बहुत स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट में जो आपका फेस है, जो इंसान इलेक्शन में सबसे आगे खड़ा हो रहा है, वो तो मुस्लिम है ही। अगर आपने सीट यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए रिजर्व किया तो रिजर्व नहीं, अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए गया है तो वो तो फेस तो मुस्लिम है ही,
यहां तक कि उस फेस को वोट देने वाले लोग भी मुस्लिम्स हैं। मतलब अगर यहां से 3 मुस्लिम इलेक्शन में खड़े होंगे तो इन 3 मुस्लिम को बस ये 60 ही मुस्लिम वोट दे सकते, 40 हिंदू वोट नहीं दे सकते। दिस इज दैट इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, राइट। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे पहले स्टार्ट किया गया है 1909 के एक्ट से, इसका नाम है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट आने के कारण रिलीजन के नाम पे डिफरेंसेस बढ़ने लग गए, धर्म के नाम पे लोगों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इसको कहा जाता है फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट। क्या बोलते हैं इसको, फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब इस पॉइंट से ब्रिटिशर्स ने हमारे सोसाइटी में, इंडिया में जो डिवीजन था ये पॉलिटिकल लाइन पे शुरू कर दिया, मुस्लिम्स और हिंदुओं के बीच में और डिवीजन बन गया। सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, मतलब मुस्लिम्स के पास में बहुत राइट है, मुस्लिम अपने कैंडिडेट को यहाँ पे खड़ा करेंगे और उस कैंडिडेट को भी सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। तो अब इस एरिया से जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो सिर्फ मुस्लिम ही आएगा। अब ये मुस्लिम सिर्फ ये मुस्लिम्स के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि हिंदुओं से कोई फायदा नहीं है, हिंदुओं में वोट ही नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ के हिंदू कहीं और चले जाएंगे। तो इस तरीके से एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, एक हिंदू मेजोरिटी एरिया। अब इस तरीके से हो सकता है कि आगे में 2 देश बन जाए, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। वही बाद में हुआ। तो कहीं ना कहीं सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्रिएटेड दैट डिफरेंस इन बिटवीन द कम्युनिटीज, कम्युनिटीज के बीच में डिफरेंस बढ़ा दिया इस चीज को, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज गिवन आउट हियर। तो सेपरेट इलेक्टोरेट हर जगह पे देना स्टार्ट कर दिया गया और इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत होते हुए नजर आती है। अब देखो यहाँ पे इसके बाद से जो नेक्स्ट एक्ट आता है, इस एक्ट का नाम है सर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्या नाम है इसका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है ये आता है सर 1919 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1909 के 10 साल बाद, ठीक है। 2 नाम है, तो मॉन्टेग्यू आपके होंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड साहब आपके कौन होंगे, ये होंगे आपके वॉइसरॉय। पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर 2 नाम है तो पहले वाले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और पीछे वाले वॉइसरॉय, एज सिंपल एज पॉसिबल। देखो क्या है, इंक्लूजन ऑफ इंडियन मेंबर्स, इंडियन मेंबर्स का लॉ मेकिंग में पावर बढ़ा दिया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या हुआ सर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत होती है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब पता है क्या है, जैसे आज के टाइम पीरियड में आप देखो पार्लियामेंट में कितने हाउसेस हैं सर, 2 हाउस है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो अगर 2 हाउसेस होंगे तो उसको बोलेंगे बाई कैमरल लेजिस्लेचर। क्या बोलेंगे, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। आपको देखो कुछ ऐसे स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल बिहार हो गए, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र हो गया, फॉर एग्जांपल यूपी हो गया, सब कुछ स्टेट्स है जिनके पास में ना 2 हाउसेस है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सभी के पास 2 हाउसेस है। ऐसे 6 स्टेट्स है जिनके पास में 2 हाउसेस है स्टेट्स में, राइट। तो जब 2 हाउस हो गए तो इनको भी हम बोलते हैं सर बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब इनके पास में 2 हाउसेस है। तो ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर का जो सिस्टम था ये आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने 1919 में शुरू किया, ठीक है। आपको आगे बताऊंगा मैं, डायरकी की शुरुआत होती है, डायरकी क्या है इसको आपको डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एक आपको दिखाई देगा क्रिएशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आप देख रहे हो ना आज के टाइम पीरियड में एग्जाम लेते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी शुरुआत भी 1919 के एक्ट में होती है, ठीक है। लॉ बनाने में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप देखो इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा रहा है और इंप्लीमेंटेशन ऑफ पार्शियल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें पता है क्वेश्चन कहाँ से आता है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये कि सर सबसे पहले बताओ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है डायरकी को लेके और तीसरा क्वेश्चन आता है पब्लिक सर्विस कमीशन। ये 3 एरियाज पे इसके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो एक बार इन तीनों एरिया को थोड़े से डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले क्या किया गया है सर, सबसे पहले ये काम किया गया है कि सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। आपने आज के टाइम पीरियड में आई डोंट नो देखा या नहीं देखा, बट 7th शेड्यूल के अंदर में ना 2 प्रकार के आपको लिस्ट दिखाई देते हैं। एक होता है सर आपका यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, 3 प्रकार के, और एक होता है आपका कंकरेंट लिस्ट। अगर किसी को नहीं पता तो बेसिक बता रहा हूं, आपके 7th शेड्यूल के अंदर में 3 अलग अलग लिस्ट है। यूनियन लिस्ट का मतलब है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट का मतलब है कि आपके देश में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स है सिर्फ इन मुद्दों पे कानून बना सकते हैं। और कंकरेंट का मतलब है कि सर सेंटर एंड स्टेट दोनों इस पे कानून बना सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कंकरेंट लिस्ट। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो सर इसकी शुरुआत होती है 1919 के एक एक्ट से, जिसने एक्चुअली में क्या किया है, सेंट्रल और प्रोविंशियल के सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया। मतलब यहाँ पे 2 लिस्ट बना दिया गया, एक सेंटर का लिस्ट अलग है और स्टेट का लिस्ट अलग है। स्टेट यानी कि प्रोविंसेस, प्रोविंसेस का लिस्ट अलग है। यानी कि ये कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत आपको 1919 के एक्ट से देखने को मिलता है। क्या लिखा है, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैड अथॉरिटी टू लेजिस्लेट ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। इनके अलग अलग सब्जेक्ट्स बना दिए गए, अलग अलग लिस्ट बना दिए गए, जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट सी आप कह सकते हैं कि व्हाट इज
पार्लियामेंट कह दो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कहो, इनके पास में अपना अपना पावर है। मतलब सेंटर अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पे, सेंट्रल सब्जेक्ट पे कानून बनाएगा, और स्टेट जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे कानून बनाएगा। ये आपको एक मेजर डिफरेंस दिखाई देगा। इसके बाद अब देखो इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस। अब इस चीज को समझो, डायरकी का मतलब होता है सर, डायरकी मतलब होता है डबल रूल। डायरकी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डबल रूल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने एक बार डायरकी समझ लिया आपका सारा क्लियर हो जाएगा। देखो डायरकी में क्या होता था, आपका ना जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेट मी फर्स्टली रब दिस, कौन सा सब्जेक्ट सर, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल का मतलब होता है जो स्टेट सब्जेक्ट है। आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो कैटेगरी में बनाया गया है, एक है आपका ट्रांसफर लिस्ट और एक है आपका रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, इसको अच्छे से समझा, एक है ट्रांसफर कैटेगरी और एक है रिजर्व कैटेगरी। अब आप नाम पे गौर करो, इसका नाम क्या है, ट्रांसफर, मतलब इसमें ज्यादा लोगों का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होगा। इसका नाम क्या है, रिजर्व कैटेगरी, मतलब कोई एक इंसान है जिसके पास में पावर होगा, जिसने इस चीज को रिजर्व कर लिया है कि अपने हिसाब से कानून बना सकता है। तो यहाँ पे होता क्या है, ट्रांसफर सब्जेक्ट में आपको पता चलेगा कि कोई भी ऐसा कानून बनाना है आपको स्टेट पे, प्रोविंसेस में आकर के, तो वहां पे जो मिनिस्टर्स हैं और वहां के जो गवर्नर है, अगर ये दोनों मिल के बना रहे हैं, तो ये मिल के कब बनाएंगे, जब कोई भी मुद्दा ट्रांसफर लिस्ट में हो। किसमें हो, ट्रांसफर लिस्ट में। मतलब सपोज करो दो तीन मुद्दे हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ। तो ये कह दिया गया कि एग्रीकल्चर जो है हमारा वो ट्रांसफर लिस्ट में, ट्रांसफर लिस्ट मतलब एग्रीकल्चर, यानी कि अब कृषि से संबंधित कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उसमें मंत्री और मंत्री के साथ गवर्नर साहब दोनों मिलकर उस कानून को बनाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर लिस्ट। लेकिन ऐसा कह दिया गया कि सर ये जो एजुकेशन है ना, लेट अस सी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस, ये जो आपका एजुकेशन है ये आपका रिजर्व लिस्ट में, किसमें, रिजर्व लिस्ट में। यानी कि अब एजुकेशन के ऊपर अगर कोई भी कानून बनाना है तो उस कानून को सिर्फ गवर्नर बनाएंगे। कौन बनाएंगे, सिर्फ गवर्नर बनाएंगे। इस कानून को बनाने में सिर्फ गवर्नर का ही योगदान होगा। इस कानून को बनाने में किसी मिनिस्टर का कोई योगदान नहीं है। यानी कि पूरा पूरा अथॉरिटी किसके पास है, गवर्नर के पास। इसको बोलते हैं डायरकी, डबल रूल। मतलब एक जगह पे आप सबकी सहायता ले रहे हो, मिनिस्टर्स की, गवर्नर्स की, और एक कानून बना रहे हो। और ये बात पता है, मिनिस्टर्स हमारे द्वारा चुन के जा रहे हैं, यानी कि ट्रांसफर लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उस पर अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो हमारे फेवर के लिए बनाया जाएगा, क्योंकि हमने मिनिस्टर्स को चुन के भेजा है। लेकिन रिजर्व लिस्ट में अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो वो कानून सिर्फ और सिर्फ आपके गवर्नर साहब के पास पावर है बनाने के लिए, और गवर्नर वो होंगे जिनको अंग्रेजों ने अपॉइंट किया है। यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे थे ना, उनको कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा रिजर्व लिस्ट में डाल दिया गया, ताकि उस पर कानून सिर्फ गवर्नर बनाए और कोई कानून ना बना सके। इसी को बोलते हैं डायरकी। ये डायरकी कहां पे लगा हुआ है, तो सर ये डायरकी लगा हुआ है प्रोविंस में। इसको अच्छे से समझ जाओ, प्रोविंस में। प्रोविंस का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल पे। स्टेट पे कोई भी, जैसे पहले था ना कि स्टेट का लिस्ट, सेंटर का लिस्ट, मतलब कौन कौन से मुद्दे जिसमें स्टेट कानून बना सकता है, कौन कौन से मुद्दे जिसमें सेंटर कानून बना सकता है। तो जिन इश्यूज पे स्टेट कानून बना सकता है ना, उस इशू को दो पार्ट में तोड़ दिया गया। एक हो गया ट्रांसफर, एक हो गया रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या, मतलब जो गवर्नर चाहेंगे वही होगा, यानी कि जो अंग्रेज चाहेंगे वही होगा। ट्रांसफर का मतलब है कि गवर्नर के साथ साथ मिनिस्टर्स की भी आवश्यकता है, बिना मिनिस्टर के परमिशन के वो पास नहीं हो सकता। ये आपका हो गया डायरकी एट प्रोविंस। अगर मैं ये बोलूं कि इस डायरकी को हम प्रोविंस से हटा करके सेंटर पे लगा दे, कहां लगा दे, सेंटर पे, तो अब पता है क्या होगा, आपके सेंटर का जो सब्जेक्ट है ये दो पार्ट में टूट जाएगा। एक जगह आ जाएंगे वॉइसरे, जिनके पास में रिजर्व पावर है, वॉइसरे जो चाहे वो करेंगे। और दूसरे जगह पे आपके आ जाएंगे वॉइसरे प्लस मिनिस्टर्स, मतलब वॉइसरे भी जरूरी है, प्लस जो मिनिस्टर्स जिनको हमने चुना है उनकी भी अनुमति जरूरी है वहां पे कानून बनाने के लिए। इसको हम बोलते हैं डायरकी एट सेंटर। आपको सेंटर वाला डायरकी लगता है 1935 के एक्ट में, दैट इज ऑल। मतलब डायरकी सबसे पहले लगता है 1919 के एक्ट पे। कहां लगता है सर, प्रोविंसेस पे लगता है। इसके बाद के एक्ट में इस डायरकी को सेंटर पे लगा दिया गया, प्रोविंस से हटा दिया गया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरकी। आई थिंक आप सभी को डायरकी बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करो, टेलीग्राम पे ग्रुप पे जुड़ जाओ, वहां पे भी आप डाल दो, जब भी मुझे दिखेगा मैसेज मैं रिप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो दिस इज दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ डायरकी। आई थिंक ये सबको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलो, बाई कैमरल लेजिस्लेचर एंड डायरेक्ट इलेक्शन ऑलरेडी बता चुका हूं। दो दो हाउसेस, बाई कैमरल का मतलब क्या होता है, एक प्रोविंस में कितने, दो हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इनके लिए डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं। ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया हुआ है। इंक्रीज इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये तो बहुत पहले से हो रहा है कि जो वॉइसरे का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मतलब वॉइसरे के लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उनमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाए जा रहे हैं हम।
ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। जो हमने कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत की 1909 के एक्ट से, जहां पे हमने मुस्लिम्स को क्या किया, स्पेशल सीट दिया, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन हमने मुस्लिम्स के लिए सिर्फ रखा था, उसको हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब वो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम के अलावा सिखों को दे दिया गया, भारत के क्रिश्चियंस को दे दिया गया, एंग्लो इंडियन मतलब ऐसे भारतीय जिनका रूट कहाँ का हो, ब्रिटिशर्स का हो, ब्रिटिश ऑरिजिन का हो, या फिर जो भी यूरोपियंस हैं, सभी के पास हमने क्या कर दिया, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। मतलब इंडिया के जितने हो सके उतने टुकड़े कर दो, दैट इज द पॉलिसी। अगर हमने सिखों को दे दिया मतलब वहां से सिर्फ सिख ही हैं जो इलेक्शन के लिए खड़े होंगे और सिर्फ सिख उनको वोट देंगे। एंग्लो इंडियन को अगर सीट दे दिया तो वहां से सिर्फ एंग्लो इंडियन ही इलेक्शन के लिए खड़ा होगा और उसको एंग्लो इंडियन ही वोट देगा। तो क्या होगा, इंडिया के जितने हो सके उतने हम डिवीजन कर सके। लिमिटेड फ्रेंचाइजी, ऑब्वियसली बात है, जो आपकी फ्रेंचाइजी थी ना, वोट देने के राइट्स बहुत लिमिट कर दिए गए थे और कुछ ही इंपॉर्टेंट लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए थे, एज सिंपल एज पॉसिबल। हाई कमिश्नर बैठाया जाता है इंडिया के लिए, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक ये देख लो कि आपके पास में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है, राइट। 1926 में भले इस पब्लिक सर्विस कमीशन को फोर्स में लाया गया, बट ये 1919 के एक्ट से बनाया गया था। इसको फोर्स में आते आते लगभग 7 साल और लग गए थे, राइट। तो 1926 में आता हुआ नजर आता है। बाकी ये कुछ भी नहीं है, प्रोविंशियल बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत बेसिक सा पॉइंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आपके सामने एक आखिरी एक्ट आता है, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये एक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसको हम कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं इसको, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का ये ब्लूप्रिंट है। कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम पीरियड में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं ना कहीं यहां से बहुत कुछ चीजों को सीधा सीधा डायरेक्टली ड्रॉ करता हुआ नजर आता है। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल इंडिया फेडरेशन प्रपोज्ड। मतलब ये बताया गया कि हमारे देश में ना ऑल इंडिया फेडरेशन होगा, यानी कि जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, जितने भी प्रोविंसेस हैं, सब एक साथ जुड़ेंगे और उस पर सेंटर का कंट्रोल होगा। क्या लिखा हुआ है, फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट विद पावर डिवाइडेड इनटू फेडरल एंड प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट। कहने का मतलब क्या है, आपका जो पावर है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अभी तक पावर कहाँ कहाँ था, सिर्फ या तो सर सेंटर के पास था या फिर प्रोविंसेस के पास था। अब हमने एक कंकरेंट भी डाल दिया, मतलब एक पावर ऐसा जिसपे दोनों के दोनों अपने पावर को एक्सरसाइज कर सके। तो आज के टाइम पीरियड में आप देखो ना, 7 शेड्यूल के अंदर में सेंटर भी है, स्टेट भी है, कंकरेंट भी है, यानी कि ये वाला सिस्टम आपको 1935 से शुरू होता हुआ नजर आता है। फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस्ड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। हर प्रोविंस के पास में खुद की ऑटोनॉमी हो गई, मतलब हर एक स्टेट, प्रोविंस यानी कि प्रांत, यानी कि उस टाइम पे स्टेट मान लो, तो हर एक जो प्रोविंस है ना अपना डिसीजन खुद से लेगा। इसमें गवर्नर का रोल कुछ भी नहीं है। जो गवर्नर के पास में रिजर्व लिस्ट था, वो रिजर्व लिस्ट हट चुका है क्योंकि डायरकी को हमने यहां से हटा करके अब डायरकी कहां लगा दिया सर, डायरकी को हमने लगा दिया है सेंटर में, यानी कि प्रोविंस के स्टेट्स की ऑटोनॉमी को बढ़ा दी गई है, ठीक है। प्रोविंस की ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। डायरकी सेंटर में लग गया, ऑलरेडी बता दिया मैं। अच्छा, ये भी है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि 2 स्टेट मतलब 2 हाउसेस, 2 अलग अलग हाउसेस को 6 प्रोविंसेस में बनाए गए थे। कौन कौन से प्रोविंस थे, तो सर आपका बंगाल था, बॉम्बे था, मद्रास था, बिहार था, असम है, यूनाइटेड प्रोविंस था, राइट। ये कुछ ऐसे 6 स्टेट्स है जहां पे आपके पास में 2 हाउसेस बनाए गए थे। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगा इन 2 पर्टिकुलर स्टेट्स में। आज के टाइम पीरियड में भी 6 स्टेट है, बट असम वसाम नहीं है आज के टाइम पीरियड में, वो चेंज हो गया। तेलंगाना है, बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, ऐसे स्टेट्स है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये जो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन है जिसकी शुरुआत हुई है 1919 से, राइट, नॉट 1919 सॉरी, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन है जिसकी शुरुआत कब हुई है, 1909 से इसकी शुरुआत हुई थी। और 1909 से कौन सा एक्ट से शुरुआत हुई थी, तो सर दिस वाज द 1909 एक्ट जहां पे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। याद करो, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। 1919 में आकर के बढ़ा करके सिखों को दे दिया गया, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को। 1935 में इसको और बढ़ाया गया है, मतलब जितना हो सका उतना इंडिया को डिवाइड करना है। 1935 में कहां तक चला जाता है, तो सर 1935 में इसको शेड्यूल कास्ट को, वुमेन्स को, लेबर्स को, मतलब जितनी कम्युनिटी थी ना, सारी कम्युनिटी को, मैक्सिमम कम्युनिटी, एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके सबको दे दो, राइट। इतना जाकर के हमने देखा हुआ है क्या किया गया है, कहीं ना कहीं आपका ये क्या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया गया है। अच्छा, वोट देने का जो अधिकार है, फ्रेंचाइजी, ये हमारे देश में बस 10% पॉपुलेशन के पास था। अभी भी 90% जो पॉपुलेशन थी उसके पास में वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन 10% को ही बस दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश होता है सबसे पहली बार। अच्छा, काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एडवाइज बाय ए टीम इन स्टेट, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक छोटी सी टीम हेल्प करेगी, जो काउंसिल था उसको हटा दिया गया। इट्स नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश होता है। इसके साथ साथ में सर आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब आपका यूपीएससी, जैसे आप आज का टाइम में देखते हो ना यूपीएससी, तो वैसे ही आपका सेंटर का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है फेडरल, जो कहीं ना कहीं केंद्र के लिए अफसर लेकर के आ रहा है, स्टेट का मतलब प्रोविंस का, प्रांत के स्तर पे जो प्रांत यानी कि स्टेट के लिए ऑफिसर्स का चुनाव हो रहा है, और एक है आपका ज्वाइंट कमीशन, मतलब अगर दो स्टेट्स हैं, दोनों स्टेट्स ने अपने लिए एक ज्वाइंट एग्जाम लेना है, ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट करना है, तो ज्वाइंट कमीशंस की भी शुरुआत करने के लिए इससे 3 लेवल पे अलग अलग आपको कमीशंस दिखते हुए नजर आ रहे हैं। फेडरल कोर्ट की भी स्टैब्लिशमेंट हो जाती है सर 1937 के आसपास में, जो हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट है ना, वैसे ही फेडरल कोर्ट उस वक्त नाम देकर के उसकी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, राइट। इस तरीके से आपको दिखाई देगा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बढ़ गई, डायरकी को हटा दिया गया, सेंटर से ये चला गया, मतलब स्टेट से सेंटर में चला गया, दो असेंबली में हाउसेस बनाना स्टार्ट कर दिया हमने, लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव किया, ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट की तरफ फेडरल कोर्ट्स भी बना दिए। इसके बाद से 1947 का एक बहुत बेसिक सा एक्ट है जिसमें कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा, और उसको हमने यहाँ पे एक बार में सारा चीज को कंटिन्यू करके जोड़ दिया हुआ, राइट। 1947 का एक्ट यही है कि देश आजाद हो रहा है तो भारत और पाकिस्तान करके दो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, दो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाओ, दोनों देश अपने लिए इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। यही 1947 का एक्ट, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है, बेसिक से एक्ट है, आप वो भी बिना पढ़े भी जाओगे तो सही करके आओगे। इंपॉर्टेंट था सर 1909, 1919, 1935, ये रिसेंट के 3 एक्ट्स, इन तीनों में आपको चेंजेस दिखाई दे रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस पैटर्न पे हो रहा है, इसको देखेंगे। इसके पहले जो पुराने एक्ट जो पिछली क्लास में पढ़ाया था उसको अच्छे से देखना, एंड आई एम सेइंग दिस टू ऑल ऑफ यू अगेन हियर कि सीरीज में हम पूरी पॉलिटी कवर अप करेंगे, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल फॉर एवरी वन ऑफ यू, सो मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियोस टू ऑल द सीरियस एस्पिरेंट जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तभी इस सीरीज का पर्पस फुलफिल होगा। हम आपको क्वालिटी कंटेंट देंगे बट द कंटेंट शुड बी अप्रिशिएटेड, दैट इज द पर्पस, बिकॉज नॉट मी, द टीम इज वर्किंग हार्ड फॉर द सेम, राइट। सो दिस इज फॉर टुडे, होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, सो सी यू सून इन टुमारोज क्लास, अगली क्लास में मिलते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर गुड हेल्थ एंड सी यू अगेन, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।